Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. हाँ, कैसे हैं आप लोग? गुड। चलो आज के क्लास में हम लोग बोर मॉडल को कंटिन्यू करेंगे आगे। तो देखते हैं, बोर मॉडल में लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था एनर्जी लेवल डायग्राम, और उसके अलावा हमने डिस्कस किया था बोर के पोस्टुलेट्स जो थे, राइट। ये कुछ चीजें हैं जो मैं रिव्यू करा देता हूँ आपको, कि हमने सबसे पहले बोर के जो 3 पोस्टुलेट्स है वो डिस्कस किए थे, कि इलेक्ट्रॉन फिक्स सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करता है, जिसको स्टेशनरी ऑर्बिट बोलते हैं हम लोग, और उस ऑर्बिट की एनर्जी जो होती है वो कांस्टेंट होती है, वो फिक्स एनर्जी का होता है। फिर दूसरा पोस्टुलेट था कि जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उसका एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो h/2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होता है, ये रहा। ठीक है, वेयर इंटीजर जो है वो ऑर्बिट नंबर रिप्रेजेंट करता है। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। फिर हमने थर्ड पोस्टुलेट डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रॉन जब हायर किसी भी हायर एनर्जी ऑर्डर से लोअर एनर्जी ऑर्डर में आता है तो वो एनर्जी रिलीज करता है इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन, और कभी लोअर से हायर में जाता है तो वो एनर्जी गेन करता है इन फॉर्म्स ऑफ रेडिएशन। ठीक है, तो ये पोस्टुलेट्स और ये सारे एस्पेक्ट्स हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ, और जॉय को बोलो कोई कि एक बार फिर लॉग आउट करे और फिर से लॉग इन करे। ये बार बार रिक्वेस्ट आ रही है, 10 रिक्वेस्ट जॉय की आ गई है मेरे को। राइट, सो ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी। अगर किसी को कोई डाउट है तो मुझे बता दो कि सर यहाँ पे मुझे डाउट है, मैं भी हेल्प करता हूँ आपकी। बताओ। गुड मॉर्निंग। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन बोर मॉडल का हम लोग आज करेंगे, कि कैसे हम लोग बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। मैथमेटिकल जो एस्पेक्ट है इसका वो हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, कि बोर मॉडल के मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स क्या है। तो देखो, बोर मॉडल में हमने डिस्कस किया है कि जो रदरफोर्ड मॉडल था ऑलमोस्ट उसी टाइप का है, सेम ही है। कुछ कुछ चीजें बस बोर ने थोड़ा और क्वांटाइज करने के हिसाब से, मतलब कुछ कुछ चीजें जो है वो मैग्नीट्यूड वाइज या क्वांटिटी वाइज उन्होंने डिफाइन कर दिया, कि देखो ये ऑर्बिट होता है ऐसा। ठीक है, ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम भी डिफाइन कर दिया। इस तरह की चीजें हमें पता चल गई कुछ कुछ। तो देखो इसमें कौन कौन से वेरिएबल हो सकते हैं जिसके बारे में हमें कैलकुलेशन करनी चाहिए। सबसे पहला वेरिएबल जो है अपना, वो है कि यहाँ से यहाँ तक हर ऑर्बिट का अपना एक रेडियस होगा, राइट। यहाँ से यहाँ तक कुछ और रेडियस होगा, यहाँ से यहाँ तक कुछ और रेडियस होगा। तो हर ऑर्बिट का अपना एक रेडियस होगा। इसका रेडियस कुछ अलग होगा, r2 मान लो, इसका रेडियस मान लो r1 है। तो एक वेरिएबल तो हो गया अपना कैलकुलेशन ऑफ रेडियस, कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ एन एटम। रेडियस अगर हमने कैलकुलेट कर लिया तो उसके बाद क्या बचेगा? उसके बाद रेडियस अगर कैलकुलेट किया तो क्या बचेगा, बोलो सर। रेडियस कैलकुलेट कर लिया तो इलेक्ट्रॉन जो है, हमने पढ़ा है कि सर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है विथ पर्टिकुलर वेलोसिटी। तो ये भी अगर हम लोग कैलकुलेट कर ले तो हमें एक और डेटा मिल जाएगा, हमें कुछ और पता चल जाएगा। तो दूसरी जो कैलकुलेशन होती है वो होती है कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, किसकी? इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, थर्ड जो कैलकुलेशन हम लोग करेंगे वो होगा कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी। कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी अगेन उसी इलेक्ट्रॉन की किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में। ठीक है, और अगर वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेंगे तो इससे हमें टाइम पीरियड भी मिल जाएगा, और इससे हमें फ्रीक्वेंसी भी मिल जाएगी, किसकी? इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की, रेडिएशन की नहीं, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की। और बोर मॉडल की हेल्प से ही आगे हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है? अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है तो वो ये है कि अगर
हमने पढ़ा है कि कोई भी एटम के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर ऑर्बिट में जाता है तो एनर्जी गेन करता है, और सिमिलरली अगर वो हायर से लोअर में आता है तो एनर्जी रिलीज करता है। तो जो एनर्जी रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, उस एनर्जी का कुछ ना कुछ स्पेक्ट्रम बन सकता है। अगर हम स्पेक्ट्रोग्राफ जिसपे कि हम प्लॉट करते हैं, या जिसपे हम स्क्रीन मान लो, एक तरह से स्क्रीन पे अगर हम देखें उसके रेडिएशंस की रेंज को, तो मे बी वो एक स्पेक्ट्रम फॉर्म करे। तो उस स्पेक्ट्रम का डिस्कशन हम लोग करेंगे, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, और इससे काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, वेलोसिटी लिख दिया है मैंने जब से। और ऋषभ, ऐसा क्वेश्चन कैसे पूछ रहे हो भाई तुम? व्हाट इज बोर? बोर का मॉडल क्या था? क्या था भाई बोर का मॉडल? बताओ कोई ऋषभ को। एनीवन? कोई बता सकता है ऋषभ को बोर मॉडल क्या था? सर उसने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन का फिक्स्ड पाथ में रिवॉल्व करते हैं। लास्ट क्लास में नहीं आया था ऋषभ? सर आया था। फिर भूल कैसे गए? नहीं सर, मैं पूछ रहा हूँ उसने मॉडल क्या दिया था, जैसे रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल्स का किया था, तो इसने क्या किया था? अच्छा, इसने क्या किया? अच्छा, कैसा एटम होगा, कैसा दिखेगा, ऐसा? देखो, एटम जो है वो सिमिलर है, जैसा रदरफोर्ड मॉडल ने जैसा एक्सप्लेन किया, ऑलमोस्ट सिमिलर सारी चीजें एटम में। उसमें न्यूक्लियस भी है, ऑर्बिट भी है, सब कुछ सिमिलर है। बस कुछ मैथमेटिकल टर्म्स बोर ने दे दिए कि ये इसका एंगुलर मोमेंटम होगा, और ये रेडियस भी होगा, वो भी हम कैलकुलेट करेंगे अभी। तो ये सारी चीजें बोर के मॉडल से हमें पता चला। तो धीरे धीरे हम लोग करेंगे, बट बोर का मॉडल जो है दैट इज वैलिड ओनली फॉर यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। तो सबसे फर्स्ट कैलकुलेशन हम लोग करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ रेडियस। रेडियस कैसे कैलकुलेट करेंगे? किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट की बात कर रहे हैं हम। ऑर्बिट अलग अलग होते हैं किसी एटम में, ये आपको पता होगा, राइट? एक एटम में बहुत सारे ऑर्बिट हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स हो सकते हैं, मतलब जो फिक्स पाथ है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ हो सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होगा किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में ही रहेगा। इलेक्ट्रॉन जो होगा वो किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में ही रहेगा एक मोमेंट पे। तो अगर अलग अलग मोमेंट्स पे अलग अलग जगह जाएगा तो मे बी वो एनर्जी गेन या रिलीज करे, लेकिन वो जो अलग अलग एनर्जी लेवल्स हैं जिनको हम ऑर्बिट बोलते हैं, उनकी रेडियस भी अलग अलग होगी, क्योंकि उनकी न्यूक्लियस से डिस्टेंस डिफरेंट होगा। तो कोई भी एक पर्टिकुलर हम लोग ले लेते हैं, क्योंकि हमें कैलकुलेशन करना है अभी। तो हम मान लेते हैं कि ये अपना न्यूक्लियस है, और एक कोई भी पर्टिकुलर ऑर्बिट है, मान लो nth ऑर्बिट है, हमने अज्यूम कर लिया कि सर ये nth ऑर्बिट है, अननोन है इसकी वैल्यू, सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसा कुछ नहीं, कोई भी एक nth वेरिएबल ले लिया मैंने कि nth ऑर्बिट है, ठीक है। और इस ऑर्बिट की जो यहाँ से यहाँ तक रेडियस है उसको मैंने मान लिया आर एन, ठीक है। अब हमें कैलकुलेट करना है कि ये रेडियस कितनी होगी इन टर्म्स ऑफ एन और एनी अदर वेरिएबल विच इज गिवन टू अस, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मानना पड़ेगा कि लेट्स अज्यूम और लेट्स से दैट कि एटॉमिक नंबर जो है उस एटम का, वो कुछ भी मान लो, लेट्स से एटॉमिक नंबर जो है इज इक्वल टू जेड, ठीक है। यही हम लोग लिखते हैं एटॉमिक नंबर को, ये मैंने अज्यूम कर लिया। अब अगर बताओ कि अगर इसको यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बताना है तो चार्ज कितना होगा इस पे? ये बस पूछ रहा हूँ, इसका कोई मैथमेटिकल यूज नहीं आने वाला अभी, बट बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ आपकी नॉलेज के लिए कि एक एटम है जिसका एटॉमिक नंबर है जेड, उस पे एक इलेक्ट्रॉन रखना है तो कितना चार्ज हमें देना पड़ेगा ताकि उस पे एक ही इलेक्ट्रॉन रहे? सर एक इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज। एटम के पास मान लो जेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो ऑलरेडी हैं, ठीक है। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है? एक न्यूट्रल एटम का एटॉमिक नंबर अगर जेड है तो उसके पास जितना इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन होंगे, राइट? क्योंकि जेड क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। और अगर वो न्यूट्रल है तो मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी उतने ही है जितने प्रोटॉन है। जैसे कि हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन होता है, सॉरी एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। वैसे हीलियम में दो प्रोटॉन होंगे तो दो इलेक्ट्रॉन भी होंगे। लिथियम में तीन प्रोटॉन तीन इलेक्ट्रॉन होंगे न्यूट्रल में।
लेकिन अगर मुझे मान लो कि हीलियम में एक इलेक्ट्रॉन रखना हो तो क्या करना पड़ेगा, एक को निकालना पड़ेगा। यस तो अगर हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है तो कितने इलेक्ट्रॉन हम लोग रिमूव कर रहे हैं उसमें से, 1 तो 2 - 1। अगर लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर 3 है तो कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करने पड़ेंगे उसमें से, तो कोई भी नहीं। क्यों, लिथियम का 3 है और अगर उसको एक इलेक्ट्रॉन रखना है उसमें तो कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करने पड़ेंगे, 2 2। तो जितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे उतना पॉजिटिव चार्ज आता है एटम पे। यस तो जो चार्ज होगा इस पे वो क्या हम लिख सकते हैं कि Z पॉजिटिव, Z-1 चार्ज होगा। ये बस आपके एक नॉलेज के लिए बता रहा हूं मैं, ये कहीं मैथमेटिकली यूज नहीं होने वाला है। बट जैसे मैंने आपको समझाया कि अगर हाइड्रोजन है तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है तो उस पर हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको मान लो कि बेरिलियम को यूनि इलेक्ट्रॉनिक बनाना है तो बेरिलियम में से 3 इलेक्ट्रॉन आपको रिमूव करने पड़ेंगे, क्योंकि 4 होते हैं उसमें और यूनि इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है एक ही इलेक्ट्रॉन हो। तो 3 को जब रिमूव करोगे तो उसमें 3 पॉजिटिव चार्ज आएगा और बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, तो 4 - 1 करो 3 आएगा। तो फॉर एनी एटॉमिक नंबर Z it must gain Z-1 positive charge in order to become an uni-electronic species. क्लियर है, जस्ट फॉर नॉलेज। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इसमें वर्क कर रहे हैं। यस श्योर निदिता। अभी क्या है इसमें, देखो हम लोग समझते हैं एक एक चीज को धीरे धीरे। हमें क्या करना है, रेडियस कैलकुलेट करनी है। तो रेडियस से रिलेटेड जितनी भी चीजें हमें पता है इसके बारे में वो हम लोग अप्लाई करना शुरू करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमें पता है कि अगर Z इसका एटॉमिक नंबर है तो इसके न्यूक्लियस के अंदर चार्ज कितना होगा, कोई बता सकता है? हाँ, Z Z इंटू E होगा, दैट टू पॉजिटिव। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? बोलो, डाउट है तो पूछो। ये नहीं समझ आ रहा। ये नहीं समझ में आया? सर हाँ सर आप रिपीट कर दो एक बार। हाँ, ध्यान दो, फिर से रिपीट करता हूँ मैं। अगर किसी एटम का एटॉमिक नंबर Z है तो उसमें कितने प्रोटॉन होंगे, बताओ जब जब। जेड तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू Z। अच्छा, चार्ज एक प्रोटॉन पे कितना होता है, बोलो। पॉजिटिव 1.6 into 10 to the पॉजिटिव power E लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बोल सकता हूँ मैं उसको, पॉजिटिव E। बोलो हाँ या ना। यस यस सर। टोटल चार्ज इन न्यूक्लियस क्या होगा, Z इंटू ई पॉजिटिव जेड इंटू ई होगा। यस अब क्लियर है कैसे हुआ ये, ठीक है। अब बताओ कि इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, -Z नहीं -Z तो होगा ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो एक ही है तो Z तो उसके लिए कुछ है ही नहीं, -E -E। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ध्यान से समझना आप लोग इसको, इक्वल्स टू -E, ठीक है, सॉरी। अब इसको हम लोग आगे लेके चलते हैं कैलकुलेशन को। तो आप बताओ कि इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा क्या, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ क्योंकि दोनों का चार्ज ऑपोजिट है। यस चलो, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं हम लोग। तो फोर्स E कितना हो जाएगा, तो हम लोग लिखा है K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। यही होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला, पढ़ाया था मैंने सेकेंड या थर्ड लेक्चर में। यस यस सर। तो K तो कांस्टेंट है, Q1 कितना है, फर्स्ट चार्ज कितना है, प्लस Z इंटू ई, तो Z इंटू ई लिख दिया मैंने, पॉजिटिव है, इंटू Q2 कितना है, -E अपॉन रेडियस कितना है, R²। तो यहां से हमने कंक्लूड किया कि सर यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो होगा K Z E²
नेगेटिव अपॉन आर एन स्क्वायर। हाँ या ना बोलो। सर सर टोटल चार्ज इन न्यूक्लियस प्लस जेडी कैसे हुआ? कहाँ थे आप? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं न्यूक्लियस में? एटॉमिक नंबर के बराबर। यस सर। और टोटल एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है? पॉजिटिव ई। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इनटू चार्ज ऑन वन प्रोटॉन इज टोटल चार्ज इन न्यूक्लियस। यस तो जेड इनटू गॉट ई। इट। ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है उसको देख के कंफ्यूज नहीं होना है। फोर्स नेगेटिव नहीं हो सकता है। नेगेटिव साइन का मतलब होता है अट्रैक्टिव फोर्स है। ठीक है। नेगेटिव जो साइन आप देख रहे हो यहाँ पे, दिस रिप्रेजेंट्स ओनली दैट, दिस साइन रिप्रेजेंट्स दैट फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर। ये आप लिख लेना यहाँ पे। नेगेटिव फोर्स कभी नहीं हो सकता। ऐसा नहीं होगा कि फोर्स आपको कहीं वो करेगा। तो नेगेटिव फोर्स का मतलब है रिप्रेजेंट्स अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है। तो अट्रैक्शन फोर्स लग भी रहा है, हमें पता भी है। तो आप या तो उसको नेगेटिव लिख लो या फिर उसका मैग्नीट्यूड इमेजिन कर लो। मैग्नीट्यूड तो इतना ही होगा और आपको पता है कि फोर्स जो होगा वो न्यूक्लियस की तरफ लगेगा, मतलब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। ऐसा है। तो यहां तक क्लियर है तो बताओ। यस सर। ठीक है। अब हमने एक और एस्पेक्ट पढ़ा था कि अगर कोई भी पार्टिकल अगर v वेलोसिटी से मूव करता है तो उसके ऊपर एक बाहर की तरफ फोर्स लगता है जिसको हम बोलते हैं सूडो फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। याद है? यस सर। और उसकी वैल्यू क्या होती है? mv² अपॉन rn। बोलो होगा या नहीं? बता दो मुझे। जिसको नहीं समझ में आ रहा बता दो अभी। नहीं समझ में याद है तुम्हें ये चीज जब मैंने बताई थी? तो फिर समझ में क्यों नहीं आ रहा? mv² अपॉन फोर्स क्या होता है? कूलम्बिक फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर। यही होता है। बोलो। तो मास इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन v है, और rn इज द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, जिस रेडियस में वो मूव कर रहा है। बोलो। यार इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। मैंने पहले ही बता रखा है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो मैंने तुमको डिराइव करके दिखा दिया। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में किसी को कोई डाउट है तो बताओ मुझे। नो सर। नहीं है पक्का ना? Q1 Q2 दोनों हमने लिख लिया है। इसको हमने Q1 माना है और इसको हमने Q2 माना है। तो Q1 Q2 दोनों लिखा मैंने, ये वैल्यू आ गई। इसमें कुछ मैंने किया ही नहीं है। जो आपको पता है बस उसी नॉलेज को मैंने आपके सामने यूज किया है। अब अगर आप उस नॉलेज को नहीं याद कर पा रहे हो अभी, तो ये आपकी गलती है कि आप रिवीजन नहीं कर रहे हो। ठीक है। दूसरी चीज है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मैंने बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने आपको साइकिल का एग्जांपल लेके समझाया था कि जब आप साइकिल चलाते हो किसी कर्वेचर पे तो आपके ऊपर एक फोर्स लगता है, या कोई कार या बस ऐसे टर्न करती है किसी भी कर्वेचर पे तो आपको फील होता होगा कि आप बाहर की तरफ जाते हो। सो दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और मैंने बताया था कि उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, जैसे कि आपका मास इनटू वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से आप मूव कर रहे हो उस कर्वेचर पे, डिवाइडेड बाई आर ऑफ द कर्वेचर, रेडियस ऑफ द कर्वेचर। जो भी कर्वेचर है वो कर्व जो भी है उसका रेडियस। तो ये फोर्स होता है mv² अपॉन r। m इज मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, इन r केस अपना मास, इन इलेक्ट्रॉन्स केस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। v इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर हम हैं तो हमारी वेलोसिटी, अगर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी। और r इज रेडियस ऑफ द कर्वेचर, जिस कर्वेचर पे वो मूव कर रहा है। तो आप लिखोगे यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स Fc will be equals to me mass of electron into velocity of electron upon radius of nth orbit mv² upon r। क्लियर है? अब ये इलेक्ट्रॉन है, वापस से देखेंगे सब लोग, यहाँ पे ध्यान देंगे। ये है अपना इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ जो बोल रहा है कि तुम बाहर जाओ, जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ जो बोल रहा है कि तुम न्यूक्लियस की तरफ आओ, जिसको हमने बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लेकिन इलेक्ट्रॉन है कि वो फिक्स ऑर्बिट पे मूव कर रहा है, वहीं पे ना इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है। इसका मतलब क्या है? फिर दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल है। दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि Fe इज इक्वल टू Fc cos इलेक्ट्रॉन इज इन इक्विलिब्रियम, राइट? इक्विलिब्रियम बोलेंगे क्योंकि वहां से मूव नहीं कर रहा इलेक्ट्रॉन। तो Fe है आपका माइनस, तो अब हटा ही दो क्योंकि हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। साइन तो हमने मान ही लिया ना ऑलरेडी कि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तभी तो वो नेगेटिव है। ये अट्रैक्टिव फोर्स है तभी तो वो नेगेटिव है। तो साइन लिखने की अब आपको जरूरत नहीं है। अब आपको क्या करना है, सीधे मैग्नीट्यूड लिखना है। तो k ZE स्क्वायर अपॉन Rn का स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन Rn। अब यहां से एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो आता है स्टूडेंट्स को वो ये आता है, और आना भी चाहिए, कि सर ये सब तो हमने कैलकुलेट कर लिया, चलो k जो है वो कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी कांस्टेंट है, और एटॉमिक नंबर भी एटम दिया रहेगा तो उसका एटॉमिक नंबर हमें पता होगा। लेकिन आप बोल रहे हो रेडियस निकालना हमें, और यहाँ तो वेलोसिटी भी तो ऑर्बिट की अलग अलग हो सकती है, कि फर्स्ट ऑर्बिट में कुछ और वेलोसिटी हो, सेकंड में कुछ और हो, थर्ड में कुछ और हो। So what we have is we have one equation and we have two variables. First variable is radius जो हमें कैलकुलेट करना है, जो अपना ऑब्जेक्टिव है, और सेकंड वेरिएबल इज वेलोसिटी जो हमें नहीं पता है कि उसका क्या डेरिवेशन होगा और क्या कैसे पुट करेंगे, उसको कैसे रिप्लेस करेंगे। So what we will try to do is we will replace this velocity term from this equation by using some other equation which is known to us. Now for first instance I understand कि आप नहीं सोच पाओगे, लेकिन फिर भी ट्राई करो कि वेलोसिटी को कैसे हम रिप्लेस करें इस इक्वेशन से। सोचो और बताओ मुझे। चलो पहले तो एक आप करो, आप पहले तो Rn का एक सिंपलेस्ट फॉर्म निकालो। तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। सो Rn विल बी इक्वल्स टू k ZE स्क्वायर अपॉन mv स्क्वायर। बोलो ये क्लियर है सबको? बोलो ये क्लियर है सबको? Yes, sir. मैंने बस लेफ्ट राइट कर दिया और कुछ नहीं किया। अब हमें वेलोसिटी को रिप्लेस करना है। वी नीड टू रिप्लेस द वेलोसिटी टर्म बिकॉज वेलोसिटी इज आल्सो वेरिएबल एंड रेडियस इज आल्सो वेरिएबल। सो वी नीड टू हैव ओनली वन वेरिएबल, क्योंकि उसी को कैलकुलेट करना है। अभी हमारा ऑब्जेक्टिव है रेडियस कैलकुलेट करना, तो हम वेलोसिटी को रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे। यस आर्यन टेल मी कैसे होगा? 2 times the kinetic energy. काइनेटिक एनर्जी कहां से पता करेंगे हम लोग? सर वो तो देखना पड़ेगा। देखना पड़ेगा। देखो बताओ काइनेटिक एनर्जी कैसे करेंगे। सी वी डोंट नो काइनेटिक एनर्जी, we'll be able to know kinetic energy only if we know the velocity, so they are both related. अगर velocity नहीं पता है तो kinetic energy कैसे निकालोगे? तो क्या करते हैं हम लोग, ध्यान दो। एक बोर का पोस्टुलेट था, आपको अगर याद हो तो। बोर ने कहा था कि अगर आप किसी भी nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को मूव करते हो, रिवॉल्व कराते हो, तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है mv into r, that will be equals to nh upon 2 pi। बोला था कि नहीं बोर ने? बोलो। यस सर। Yes, बस sir. इसी को यूज कर लेना। यहाँ पे हमें वेलोसिटी पता है, तो वेलोसिटी विल बी इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई एम आर एन होगा। अब हमें तो यहाँ वेलोसिटी का स्क्वायर चाहिए, तो इसको स्क्वायर कर दो। तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर एन स्क्वायर। इसको यहाँ पे पुट करो पी स्क्वायर की वैल्यू को, और बताओ मुझे क्या डेरिवेशन आया आपका। तो जब आप पुट करोगे तो आएगा आर एन इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर, तो एज इट इज रह जाएगा, अपॉन एम एज इट इज रह जाएगा, इनटू वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आई है, वेलोसिटी के स्क्वायर की वैल्यू आ गई एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर
m स्क्वायर r स्क्वायर। दिख रहा है आप लोग को ये या नहीं दिख रहा है? यस सर दिख रहा। ठीक है, अब हमें इनमें से देखना है कि क्या क्या वैल्यूज कैंसिल होती। पहले तो इसको रिवर्स कर दो, तो हो जाएगा आर एन इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर इंटू 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर एन का स्क्वायर होगा अपॉन एम एन स्क्वायर एच स्क्वायर। बहुत सारे टर्म सिमिलर दिख रहे हैं, पाई भी ऐसा लग रहा है, एन भी वैसा ही लग रहा है, एच भी वैसा ही दिख रहा है, तो आपको कुछ ऐसा आप अच्छे से लिखना ताकि आपको डिफरेंट दिखे। मुझे तो पता है कि कौन सा क्या है। अब देखो ये m से m कैंसिल हो जाएगा, एक तो पहला कंक्लूजन अपना ये आया। दूसरा देखते हैं हम लोग, आर एन से आर एन कैंसिल हो जाएगा। देखो ये आर एन स्क्वायर है और यहाँ पे आर एन है, तो अब जो आर एन का डेरिवेशन आएगा, जहां पे नहीं दिखे मुझे बता देना कि सर नहीं दिख रहा है, आप वापस दिखा दो। अब जो आर एन का डेरिवेशन होगा वो होगा एच स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर अपॉन, ध्यान से देखना, के जेड ई स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई स्क्वायर एम। बोलो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना तुम लोग को? सही से बताओ। बोलो आर्यन। यस सर। कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है? नहीं सर ठीक है। सर एक चीज पूछनी है। पूछो। सर आपने इक्विलिब्रियम तो बताया, आपने इक्विलिब्रियम पढ़ा दिया? कौन सा इक्विलिब्रियम? ये आपने कहा ना कॉज इलेक्ट्रॉन इज इन इक्विलिब्रियम। अरे वैसे फोर्स वाला टॉपिक इक्विलिब्रियम भाई, अगर दोनों साइड से कोई मूव नहीं कर रहा तो उसको इक्विलिब्रियम ही बोलेंगे ना। ये नहीं वो वो के तो मेरे को यस सर, पर मेरे को पढ़ाया तो नहीं है आपने अभी। नहीं नहीं, वैसा कुछ पढ़ाया नहीं है मैंने। इक्विलिब्रियम का मतलब अभी जो है अपने सेंस में जो हम लोग यूज कर रहे हैं उसका मतलब ये कि दोनों फोर्स बराबर हो। जैसे कि मान लो इस ऑब्जेक्ट को मैं पुल कर रहा हूँ और ये कहीं मूव नहीं कर रहा, बट दोनों साइड से मैं फोर्स तो लगा ही रहा हूँ, लेकिन इसमें कुछ नहीं हो रहा है, तो ये इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो इसको मैं इक्विलिब्रियम बोल रहा हूँ। नेट फोर्स जीरो मान लो, ऐसा कि इधर से और इधर से फोर्स इक्वल है। इक्विलिब्रियम इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन वहीं का वहीं है, इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है सिर्फ। वैसा नहीं कि आगे पीछे जा रहा है फिर ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, है ना। तो ये इक्विलिब्रियम बोल रहा हूँ मैं। खैर, ये डेरिवेशन सबको समझ में आया क्या? मैंने कुछ नहीं किया, लेफ्ट राइट करते जा रहा हूँ, टर्म्स को इधर उधर कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं। इस डेरिवेशन में कोई भी ऐसा कॉम्प्लेक्स स्टेप मैंने नहीं लिया है, सिर्फ और सिर्फ मैंने रिप्लेस किया है वेलोसिटी को। और एक्चुअली बड़ी इक्वेशन है, इसलिए मे बी आप लोगों को कंफ्यूजिंग दिख रही हो, लेकिन ये है नहीं कंफ्यूजिंग, क्योंकि अभी मैं सिंप्लीफाई करूंगा और वही अपने काम का है। ठीक है, ये सबको ध्यान, ये सबको समझ में आ गया? बताओ मुझे। यस सर। पक्का? यस सर। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग कि इसको कैसे, सर ये इतना थोड़ी इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज थोड़ी हम लोग यूज करेंगे। तो एक बार फिर से मैं यहाँ बड़ी सी इक्वेशन लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को ध्यान रहे कि क्या है। ध्यान से देखो। अब देखो ये इक्वेशन मुझे भी नहीं याद रहती है, तो आपको तो क्या ही याद रहेगी, लेकिन आपको याद करना है क्योंकि आपको एग्जाम में जाना। मैं तो डिराइव कर लूंगा, मेरे पास बहुत टाइम रहेगा लाइफ में, आपके पास टाइम नहीं है, तो मैंने तो डिराइव कर लिया, आप डिराइव नहीं कर सकते, तो आपको याद करनी पड़ेगी। कैसे याद करनी है मैं बताता हूँ। के जेड ई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम, के ई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो एम ही लिख सकता हूं मैं, इंटू जेड। ठीक है, अब देखो आप बोलोगे कि सर ये आपने जेड इधर क्यों किया और एन इधर क्यों? क्योंकि एन और जेड दोनों जो है वो वेरिएबल्स हैं, एटम अलग अलग हो सकता है और ऑर्बिट भी उसके अलग अलग हो सकते हैं, है ना। एटॉमिक नंबर अलग अलग हो सकता है हाइड्रोजन का पूछा जा रहा हो सकता है हीलियम प्लस का पूछा जा रहा हो सकता है लिथियम 2 प्लस का पूछा जा रहा हो, तो इन सबके एटॉमिक नंबर अलग अलग हैं, तो जेड अलग अलग हो सकता है। और ऑर्बिट भी हो सकता है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट एंड सो ऑन। पूछा जा रहा हो आपसे, कुछ भी पूछा जा रहा हो क्वेश्चन, तो एन और जेड जो होंगे वो वेरिएबल हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द एटम एंड द ऑर्बिट, बट बाकी सारे टर्म कांस्टेंट है। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? यस यस सर। ठीक है, तो अब हम लोग बाकी सारे टर्म को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो जो रेडियस की इक्वेशन आती है वो आती है आर एन इज इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रम। आप सारे कांस्टेंट है, देख लो, प्लैंक्स कांस्टेंट भी कांस्टेंट है,
K भी मैंने बताया 9 × 10⁹ होता है। E इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कांस्टेंट है, 4π² कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, वो वेरिएबल नहीं होगा, वो चेंज नहीं होगा। तो उन सारे कांस्टेंट वैल्यूज की जब कांस्टेंट टर्म्स की जब वैल्यू पुट करोगे तो आपको ये इक्वेशन मिलेगी, विच इज रेडियस ऑफ एनी एटम with atomic number Z and orbit of that atom is n, and that atom must be uni-electronic because this is according to Bohr model and it shouldn't have more than one electron. खैर, जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू लिख देता हूँ। ये है प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। K जो है आपको पता है 9 × 10⁹ होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, ऐसे यूनिट कोई पूछेगा नहीं। E जो है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है 1.6 × 10⁻⁻⁹ पाई पता है आपको। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आपको पता है 9.1 × 10⁻31, ठीक है। तो ये सारे वैल्यूज आपको आइडिया है, तो उनको बस पुट करना आपको इस इक्वेशन में। तो ये इक्वेशन नोट करो आप लोग, कहीं कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, कोई पार्ट अगर आपने नोट नहीं किया तो बताओ, मैं रिवर्स ले जाऊंगा। सर के किस चीज की रिप्रेजेंटेशन है? के जो है कांस्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बोलते हैं हम इसको, और इसकी वैल्यू 9 × 10⁻9 होती है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जब मैं समझा रहा था कूलम्ब्स लॉ, तो मैंने बताया था कि फोर्स होता है चार्ज के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हाँ, और सॉरी रेडियस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और ऋषभ का एक क्वेश्चन है कि सर इफ यू नो द वैल्यू ऑफ रेडियस देन इज देयर एनी नीड टू लर्न द फॉर्मूला? सी यू कैन नॉट नो द रेडियस बिकॉज देयर कैन बी डिफरेंट रेडियाई, बिकॉज ऑर्बिट चेंज। आपसे पूछूं मैं अभी, बताओ हाइड्रोजन के थर्ड ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा? क्या आप बता सकते हो? सर तो हम n की जगह और z की जगह वो पुट करके वो आंसर। तो फॉर्मूला तो याद रखना पड़ेगा ना फिर। सर वो मैं ऊपर वाले की बात कर रहा हूँ, s² × n² ये वाला है। अच्छा, ऊपर नहीं, ऊपर वाला रटने की जरूरत नहीं, ऊपर वाला रटो मत। अगर मान लो बहुत आपकी किस्मत खराब रही और आपके एग्जाम में यही आ गया कि बताओ इनमें से कौन सा है, तो फिर आप 5 मिनट का टाइम देना और जो डेरिवेशन मैंने सिखाया उसके हिसाब से आप डेराइव कर सकते हो। कुछ नहीं करना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और उसको इक्वेट कर देना है, ठीक है। लेकिन वो बहुत किस्मत खराब हुई तभी आएगा, वो आपसे पूछा जाएगा बताओ कौन सा है, अगर तो वैसे होगा नहीं, ठीक है। जब आपका कहना है कि सर यूनिइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज मींस एलिमेंट विथ ओनली वन इलेक्ट्रॉन और एलिमेंट्स विथ वन इलेक्ट्रॉन इन लास्ट शेल, नहीं, यूनिइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज मींस एलिमेंट्स विथ ओनली वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वो यूनिवैलेंट होते हैं जिनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन हो, वो यूनिवैलेंट बोलते हैं उनको, ठीक है। और बताओ, और कोई डाउट है तो? अब बहुत लोगों के मन में ये डाउट आ रहा है कि सर ये आपने कैसे पता कर लिया कि 0.529 ये होता है? तो ये मुझे याद है, आप कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो, ठीक है। आप घर पे बैठ के कैलकुलेट कर सकते हो, मुझे तो देखो याद है, बहुत टाइम से मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे ये वैल्यू याद है। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो आपको थोड़ा और क्लैरिटी आएगी इस कॉन्सेप्ट की। रेडियस है ना? किसी को डाउट है तो यार प्लीज बता देना कि ये सर नहीं समझ में है, मैं समझा दूंगा, मुझे मेरे पास टाइम है इतना और मैं समझा भी सकता हूँ, तो आप पूछ लेना, ठीक है। चलो क्वेश्चन है। एक्सक्यूज मी सर। यस। सर अभी थोड़े टाइम के लिए कनेक्शन लूज हो गया था, क्या आप मुझे ये दोबारा समझा सकते हैं इक्वेशन? कौन सी ये? यस सर। कहाँ नहीं तक सर, आप? ऊपर वाली। ऊपर देखो, मैंने कुछ नहीं किया, ये जो लेफ्ट साइड में थे ना, यहाँ पे इससे पहले वाले स्लाइड पे सब कुछ देखा था आपने? यस सर। तो ये जो था ना, इसी को मैंने सिंप्लीफाई किया, ये जो इक्वेशन दिख रही है ना, इसी को मैंने वापस लिखा है। ये ओके सर। डेरिवेशन के टाइम पे थे आप, ये सारा डेरिवेशन जब मैं कर रहा था। यस सर। हाँ, यस तो सर। बस उसी को मैंने वापस लिख दिया यहाँ पे, वही सेम चीज है। Rn = h² n² कि जब मैंने सिर्फ ये किया कि z को बाहर ले आया और n को बाहर ले आया, क्योंकि z और n जो होंगे वो वेरिएबल हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि z और n में डिपेंड ऑन टाइप ऑफ एटम एंड टाइप ऑफ न्यूक्लियस, टाइप ऑफ ऑर्बिट। मान लो हीलियम का और अलग अलग एटम का अलग अलग ऑर्बिट हो सकता है, तो z और n वेरिएबल होंगे, वेयर z इज एटॉमिक नंबर, एज यू नो। z जो है वो एटॉमिक नंबर है और n जो है वो ऑर्बिट नंबर है, ठीक है। खैर, एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, ये फॉर्मूला याद रखना, इसी पे बेस्ड है। क्वेश्चन लिखो।
कि कैलकुलेट सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम 2 प्लस। क्वेश्चन है कैलकुलेट रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट of helium plus and third orbit of beryllium 3 plus। कैलकुलेट करो और बताओ। सर ये बीच में आपने एंड का सिंबल डाला है? If radius of second orbit of lithium plus is x, then find the radius of first orbit of helium plus in terms of x। करके बताओ। So many of student has sent their answers and the correct answer is 3x by 8। जिन लोगों का भी 3x by 8 आया है वो आंसर करेक्ट है। और ये जॉय का, जबजाब का एंड और कौन है, बस आई थिंक इतने लोग ही आया क्या? नहीं, मुस्कान का भी आया है। Radius of lithium, you don't need to calculate radius of individual atoms, you have to calculate the ratio। Anyway, देखते हैं कैसे करना है। हमें बोला जा रहा है कि लिथियम 2 प्लस का जो रेडियस है वो आपको दिया हुआ है। ठीक है भाई, लिथियम 2 प्लस का रेडियस का क्या करें फिर अपन, तो उसको यूज करेंगे डेटा में कि वो x है। तो पहले तो लिथियम 2 प्लस का रेडियस का फॉर्मूला क्या होगा, तो रेडियस ऑफ लिथियम 2 प्लस, और उसके भी कौन से ऑर्बिट की बात कर रहे हैं हम लोग, सेकेंड ऑर्बिट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इसका कुछ भी नाम दे सकते हैं कि लिथियम 2 प्लस का R डबल डैश नाम दे दिया, चलो मैंने, सेकेंड ऑर्बिट रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो सेकेंड ऑर्बिट रिप्रेजेंट करने के लिए R डबल डैश का फॉर्मूला क्या होगा, 0.529 n स्क्वायर बाई जेड। तो 0.529 इंटू एन स्क्वायर, एन कितना होगा सेकेंड ऑर्बिट का 4 अपॉन जेड कितना है लिथियम के लिए 3। इसकी वैल्यू उन्होंने दे दिया कि ये x है, दिस इज इक्वल टू x। तो आप इस x के टर्म्स में हीलियम प्लस की रेडियस को बताओ फर्स्ट ऑर्बिट के। ठीक है, तो पहले तो हम हीलियम प्लस के फर्स्ट ऑर्बिट के रेडियस का फॉर्मूला लिख लेते हैं, दैट विल आल्सो बी इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। अब यहाँ पे हो जाएगा 0.529 इंटू एन की वैल्यू तो 1 है और जेड की वैल्यू कितनी है हीलियम के लिए 2। बोलो हाँ या ना, बोलो। Yes, अब 0.529 को क्या हम इस इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं? yes, 0.529 यहां से हमें पता चलता है कि 0.529 इज इक्वल टू 3x by 4। तो मैं इसको लिख सकता हूं इज इक्वल टू 3x by 4 इंटू 1/2।
विच इज इक्वल टू 3x/8। अब अगर आप देखो, मैं जब भी सॉल्यूशन करता हूं आपने देखा होगा कि बहुत सिंपल फॉर्म में करने की कोशिश करता हूं। मैं कोई कैलकुलेशन नहीं करता हूं जब तक कि नेसेसरी नहीं है, और जो डेटा जैसा है वैसे ही छोड़ दो, एंड में उसको आप सिंप्लीफाई करो। जैसा कि आप देखा आपने अभी कि एंड में सिंपली, जब बहुत लोगों ने रेडियस कैलकुलेट कर लिया होगा दोनों का और फिर उसका रेशियो निकाल के चेक किया होगा, तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन हो जाता है। ठीक है, तो बेटर यही रहता है, और मैं शुरू से सजेस्ट कर रहा हूं कि जो भी डेटा है उसको तब तक पुट मत करो जब तक कि तुम्हें लगता है कि इसके आगे फिर काम नहीं होगा। तो ये तरीके किसने किसने लगाया था, ये वाला तरीका? जिसने भी लगाया था वो सही है, जिसने वो तरीका लगाया वो गलत नहीं है कि आप दोनों का पहले कैलकुलेट कर लो फिर दोनों का रेशियो निकाल लो कि एक का एक्स मान लिया तो दूसरे का देख लो कितना आ रहा है, बट उसमें आपको लेंदी कैलकुलेशन करना पड़ेगा और टाइम भी ज्यादा लगेगा। सो बेटर ये है कि इस तरीके से करो। बोलो, क्लियर है? बोलो, एनी डाउट्स? एनी सर डाउट्स जस्ट, हाँ बोलो। सर जो हमारे पास सर कैलकुलेट करने के बाद आ रहा है सर, उसका रेशो ऐसे आ नहीं रहा। बिल्कुल आएगा, करके देखो, एग्जैक्ट आएगा, क्योंकि एग्जैक्ट हमने कैलकुलेट किया, इसमें कोई एरर भी नहीं किया, कुछ अप्रोक्सीमेशन भी नहीं किया। करके देखो, कहीं तुमने कैलकुलेशन एरर किया होगा। अब इसको दोनों का रेशियो ले लो ना, इन दोनों का, तो 0.529 0.529 वैसे ही कैंसिल हो गया, 4/3/2, तो 8/3 का रेशियो हो गया दोनों का, तो एक का x है तो दूसरे का 3/8/x हो जाएगा। पक्का वही आएगा, आप करके देखो। ठीक है, खैर, तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। रेडियस का फॉर्मूला आपको सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी। कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी, और आप लोग एक चीज ध्यान रखोगे कि इस पूरे कैलकुलेशन में हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि एटम के पास या जो भी स्पीसीज है उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। और क्यों ऐसा कर रहे हैं वो मैं आगे समझाऊंगा और आपको समझ में भी आएगा, अच्छा ये दिक्कत है। लेकिन अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि यूनी इलेक्ट्रॉनिक मतलब बोर मॉडल जो है, इट इज वैलिड ओनली फॉर यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, एंड दैट इज वन ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ बोर मॉडल। अगर आपसे कोई पूछे तो दिस इज वन ऑफ द ड्रॉबैक्स कि सिर्फ यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं इसको। लेकिन वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करना है, तो वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो वी नो दैट mv into r is equals to nh upon 2 pi। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि v is equals to v of any nth ऑर्बिट, किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिट का, जैसे ये आपका एटम है। अब मैं ऑर्बिट का हाफ पोर्शन ही दिखाऊंगा ताकि हमें जगह मिले और कैलकुलेशन कर सके। मान लो n is equals to 1, n is equals to 2, n is equals to 3 and n is equals to 4 and so on। तो ये इन पर्टिकुलर ऑर्बिट्स में अलग अलग ऑर्बिट का रेडियस भी अलग अलग है और इनकी वेलोसिटी भी मे बी इलेक्ट्रॉन की अलग अलग हो, तो वो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो Vn विल बी इक्वल टू NH अपॉन 2 pi m into Rn। m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ कोर्स। अब देखो यहाँ पे Rn की वैल्यू हम उस इक्वेशन से पुट करेंगे जो हमने पहले यूज किया था। तो Vn विल बी इक्वल टू NH अपॉन 2 pi इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू Rn की वैल्यू आ जाते हैं यहाँ पे, ध्यान दो। देखो h स्क्वायर n स्क्वायर अपॉन, देखो Rn की वैल्यू यही है, राइट, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले ड्राइव किया था, h स्क्वायर n स्क्वायर अपॉन के ई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम ई। इसको पुट करो यहाँ पे, h स्क्वायर n स्क्वायर अपॉन के ई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m इंटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इंटू n स्क्वायर बाई जेड भी है आगे। अच्छा n स्क्वायर यूज कर लिया हमने, जेड रह गया, सॉरी। इंटू जेड, यही है, बोलो। यस सर। तो इसको सिंप्लीफाई करो, Vn इज इक्वल टू ये हो जाएगा NH अपॉन, ध्यान से देखना भाई, कोई कहीं कंफ्यूजन हो तो बता देना। NH अपॉन, थोड़ा लेंदी इक्वेशन है, कैलकुलेशन इसके लेंदी नहीं है, इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नीचे ही रह जाएगा, ये वाला पार्ट अभी कर रहे हैं हम लोग, इंटू h स्क्वायर इंटू n स्क्वायर, या n स्क्वायर इंटू h स्क्वायर, कुछ भी लिख लो।
मैं थोड़ा n और h एक जैसा लिखता हूं तो आप डिस्टिंग्विश कर पाना, जहां भी के ई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m m e इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, m इंटू ई नहीं है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ध्यान दो, यहाँ पे जो रेडियस थी इसमें m e जो लिखा था हमने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए रिप्रेजेंट किया था m e, तो आप उसको सिंपली m भी लिख सकते हो, क्योंकि हम लोग ये m e जो है नीचे जो लिख रहे हैं, कहाँ गया, हाँ m e है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू z। बोलो क्लियर है? ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, और तो इसको सिंप्लीफाई और करोगे तो कितना बचेगा देख लो भाई। तो सर बचेगा ये के ई स्क्वायर जेड इंटू 2 पाई अपॉन n इंटू एच, यही बचेगा। नहीं समझ में आ रहा तुम लोग को? बस वैल्यूज को पुट कर रहा हूं मैं, कुछ नहीं कर रहा हूं इसमें, कुछ कैलकुलेशन मैं कर ही नहीं रहा हूं, बस इधर उधर सिंप्लीफाई कर रहा हूं इक्वेशन को, और कुछ नहीं कर रहा मैं इसमें। वॉइस आ रही है सबको क्लियर? यस सर। ठीक है, मान्यता एक बार कनेक्शन देख लो, मे बी आपके कनेक्शन में कोई एरर हो। तो Vin का जो आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 जेड बाई एन, जेड अपॉन एन मीटर पर सेकेंड। ये जनरल फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, आप इसको सिंप्लीफाई करके देख सकते हो। जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं उनको मैं मार्क कर देता हूँ, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, और ये नीचे जो h दिख रहा है वो भी कांस्टेंट है। इन तीनों की वैल्यूज पुट करोगे और z अपॉन n को बाहर ले आओगे तो यही इक्वेशन आएगी। आप करके देख लेना घर पे, मुझे याद है तो मैंने लिख दिया, आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। सो इट विल बी इक्वल टू 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 z अपॉन n, z अपॉन n। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं इस पे। वेलोसिटी 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 का क्वेश्चन कहाँ गया? वेलोसिटी का क्वेश्चन ही नहीं मेरे पास, कोई बात नहीं, कभी आएगा तो बता दूंगा मैं। खैर, तो वेलोसिटी तो आपको आ गया। वेलोसिटी के अलावा दो चीजें और पूछी जाएगी आपसे, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। तो खैर यहां तक क्लियर है सबको? फॉर्मूला लिख लिया आपने वेलोसिटी का, नोट कर लेना, यस सर। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका टाइम पीरियड। क्या होता है टाइम पीरियड, कोई बताएगा? बोलो। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। वन ऑसिलेशन या वन कंप्लीट साइकिल। टाइम पीरियड ये होगा कि एक इलेक्ट्रॉन है, मान लो एक किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, तो इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करते टाइम इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो यहाँ से इसने जर्नी स्टार्ट करी और मूव करते 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 जब यहाँ पे वापस आ जाएगा तो कितना टाइम इसको लगता है, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ठीक है, तो सिंपली ये हो गया टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल। ठीक है, वन साइकिल कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। चलो, तो एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगेगा दैट विल बी इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग अ कंप्लीट साइकिल डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। यही होता है Yes, sir. टाइम पीरियड। टाइम क्या होता है, जैसे आपको पता है कि वेलोसिटी जो होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस Based upon अपॉन velocity. वेलोसिटी। ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा 10th क्लास में या 9th क्लास में। तो यहां से क्या होगा कि टाइम टेकन विल बी इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग वन साइकिल डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम टाइम पीरियड इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एक रिवॉल्यूशन में कितना टाइम लगा रहा है उसकी बात कर रहे हैं। तो आप बताओ डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा,
एक रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा इलेक्ट्रॉन? तो आप बोलोगे सर इसका जितना पेरीफेरी होगा ऑर्बिट का। ये कौन सी बड़ी बात है यार, इसमें क्यों कंफ्यूज हो रहे हो आप? पेरीफेरी के बराबर ही तो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। नहीं समझ में आ रहा? ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहां से जाके यहीं पे वापस आ रहा है अगर, तो इस ये जितना डिस्टेंस, ये जितना लेंथ होगी उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा। तो पेरीफेरी कितना होता है? 2πr। तो 2πr अपॉन वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने कैलकुलेट किया है, ये हो जाएगा टाइम पीरियड। क्लियर है? एंड द लास्ट एस्पेक्ट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? Number of oscillations per second. नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड। और फॉर्मूला क्या होता है उसका? 1/time period। 1 बाई टाइम पीरियड। तो इसको 1 बाई टाइम पीरियड कर दोगे तो क्या हो जाएगा? v अपॉन 2πr। अब ये फ्रीक्वेंसी रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी नहीं है जो हम अभी इस थोड़े पिछले टॉपिक्स में पढ़ रहे थे। ये फ्रीक्वेंसी के इलेक्ट्रॉन एक सेकेंड में कितने रिवॉल्यूशंस करता है उसकी फ्रीक्वेंसी है, ये रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी नहीं है। तो कंफ्यूज नहीं होना है ना? ये फ्रीक्वेंसी जो मैं बात कर रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी जो है वो ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। will be equals to 1 upon time period, which will be equals to v upon 2 pi r, where r is radius of that orbit and v is velocity of electron in that particular orbit। ये चाहो तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हो, v is velocity of electron in that orbit and r is radius of orbit। Any confusion, any doubts, just tell me। तो 5 मिनट लूंगा मैं बोर मॉडल को पूरा ब्रीफ करने के लिए, बाकी आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपको मैंने लिख रखी है ऑलरेडी। बोर मॉडल स्टार्ट हुआ इस एस्पेक्ट से कि रदरफोर्ड मॉडल में जो जो ड्रॉबैक्स थे उनको इंप्रूव किया गया बोर मॉडल में। ठीक है, एटम का जो शेप था वो वैसा ही अज्यूम किया गया जैसा रदरफोर्ड मॉडल में था। बोर ने कहा कि एटम में अभी भी इलेक्ट्रॉन जो होगा एक फिक्स सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करता है और उस सर्कुलर पाथ की एनर्जी कांस्टेंट होती है, इसलिए हम उसको स्टेशनरी ऑर्बिट बोलते हैं और स्टेशनरी एनर्जी लेवल बोलते हैं। फिर दूसरी बात उसने बोली कि जिस ऑर्बिट में वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उसकी जो एंगुलर मोमेंटम होगी वो दैट विल बी इक्वल टू nh upon 2π, where n is the orbit in which electron is revolving। ठीक है, थर्ड बात उसने क्या बोली कि अगर इलेक्ट्रॉन को किसी लोअर ऑर्बिट से, लेट से फर्स्ट ऑर्बिट से किसी हायर ऑर्बिट, लेट से थर्ड ऑर्बिट में ले जाना है आपको, तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी एंड दैट एनर्जी मस्ट बी डिफरेंस ऑफ दोज टू ऑर्बिट्स। वो हम आगे कैलकुलेट करेंगे एनर्जी का फॉर्मूला। लेकिन अभी आप ये समझो कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन को लोअर से हायर ऑर्बिट में ले जाना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी, हायर से लोअर में लाना है तो एनर्जी रिलीज करेगा वो। ये थे 3 पॉस्टुलेट बोर मॉडल के। इन तीनों पॉस्टुलेट को यूज करते हुए हमने कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करी। उसमें सबसे पहली कैलकुलेशन हमने करी कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ एनी ऑर्बिट एंड दैट इज 0.529 into n स्क्वायर अपॉन z एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम है, ये ध्यान रखना, यूनिट का भी बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। सेकेंड पार्ट हमने कैलकुलेट किया वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज इन SI यूनिट ओनली एंड दैट इज 2.18 into 10 to the power minus 18 क्या होगा z अपॉन n मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूला हमने कैलकुलेट किया और उसके बेसिस पे टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का भी फॉर्मूला हमने डेराइव किया। इतनी डेरिवेशन की है आज की क्लास में। 2 क्वेश्चन किए हैं, दोनों क्वेश्चन को आप घर पे जाके वापस प्रैक्टिस करना और एनसीईआरटी में बोर ऑर्बिट की जो रेडियस है उसके बारे में एक बार पढ़ना। आपको सब कुछ जो मैंने आज डिस्कस किया है उस पे बेस जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आप कर पाओगे। अगर आप डेली जो मैं बोलता हूँ वो करोगे तो चीजें आसान रहेगी, नहीं करोगे तो बाकी इधर उधर भटकते रह जाओगे, लास्ट में कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ उन पाथ को फॉलो करो। आज के लिए इतना ही। हाँ बोलो। So Bohr orbit। हाँ, बोर ऑर्बिट बोलते हैं उन्हीं ऑर्बिट्स को, बोर ऑर्बिट ही बोलते हैं। ठीक है, जो ऑर्बिट है ना फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्बिट, वो बोर ऑर्बिट ही है क्योंकि बोर मॉडल से कैलकुलेट हुआ है वो। यस जब सर जो वो एनर्जी वो अब्सॉर्ब करते हैं जब वो नीचे वाले से ऊपर जाते हैं, तो सर वो एनर्जी आती कहाँ से है?
बताऊंगा मैं, कल की क्लास में हम लोग वही डिस्कस करने वाले हैं, तो बताऊंगा मैं। ठीक है, वैसे हम लोग रेडिएशन जो फॉल कराते हैं बाहर से, जैसे मान लो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, तो जैसे क्या होता है उसमें, रेडिएशन से एनर्जी देते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करता है, तो वही काम होता है उसमें भी। मान्यता को आवाज नहीं आ रही, बाकी लोगों को आ रही है क्या आवाज मेरी? Yes, sir. Manita, there might be some connection issue with your network. Don't worry, we are uploading videos now. So today I'll take time to edit everything because हमने upload कर दिया है चैनल पे, edit नहीं किया है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के आगे से जितनी भी वीडियोस हैं वो आपको कंटिन्यूअसली मिलेगी, डोंट वरी अबाउट दैट। बीच में थोड़ी प्रॉब्लम थी, हमारे नेटवर्क कनेक्शन की भी इशू थे और लैपटॉप का भी इशू था, तो दोनों हमने रिप्लेस कर दिया अभी, तो आपको मिल जाएगी वीडियोस बाद में। बट दिस इज प्रॉब्लम फ्रॉम योर एंड, नॉट फ्रॉम माई एंड, बिकॉज everybody else is getting my voice, right? Okay, so that's it for today. If you have any doubts, don't hesitate to ask. You people don't ask doubts except Jabjab, Aryan and a few more people. कुछ लोग डाउट्स पूछते ही नहीं है, बिल्कुल कभी पूछा ही नहीं है जिंदगी में मेरे से, तो शर्माना नहीं है, पूछ लो, ठीक है। और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। 43rd क्वेश्चन अभी भी ड्यू है 43rd तक, और अब मैं ऐड कर दूंगा, जो भी एक्स्ट्रा होगा वो मैं ग्रुप में डाल दूंगा कि आगे कितना तक क्वेश्चन करना है। एक दिन मैं बैठूंगा, सारे डाउट डिस्कस करूंगा, उस टाइम आप लोग अगर पता चला कि किसी ने नहीं किया है तो आप समझ लेना कि बहुत बुरा होने वाला आपकी बार आप लोग के साथ। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू।